मित्रों नमस्कार, जय हिंद। जो आज का हमारा यह दूसरा वीडियो है, यह है गुप्त इतिहास के साधन। इसका एक भाग हो गया था, यह दूसरा भाग है। प्रथम भाग में हमने बताया कि साहित्यिक साक्ष्यों के द्वारा किस प्रकार हमको गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिली। तो साहित्यिक साक्ष्यों में हमने एक बार पुनः हम बता दे रहे हैं, जो लोग पहला वीडियो इसका ना देखे हों वह उसको देख लें, तभी यह दूसरा भाग समझ में आएगा। तो साहित्यिक साक्ष्यों में जैसे प्रमुख रूप से पुराणों से जो हमको जानकारी मिली, समकालीन ग्रंथों से जो हमको जानकारी मिली। पुराणों में प्रमुख रूप से ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, वात्स्यायन का कामसूत्र, शूद्रक की मृच्छकटिका और कालिदास की रचनाओं से हमको गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिली। अब इसके दूसरे भाग में हम आपको जो विदेशी यात्री हैं, खास करके चीनी यात्रियों और पुरातात्विक साक्ष्यों के विषय में जो जानकारी मिली है गुप्त वंश से, उसके विषय में अध्ययन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको चीनी यात्रियों से जो हमको जानकारी मिली है उससे हम आपको अवगत करवा रहे हैं। तो प्रमुख रूप से दो ही चीनी यात्री थे, फाह्यान और होयनसांग। फाह्यान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के एक महान प्रतापी शासक थे, जिनके विषय में जानकारी फाह्यान के द्वारा मिलती है। उसके बाद दूसरे चीनी यात्री बहुत ही चर्चित हैं, होयनसांग का आपने नाम सुना होगा। होयनसांग जो कि गुप्त वंश में नहीं आए थे, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, लेकिन उनसे हमको गुप्त वंश के विषय में काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। उनकी एक ग्रंथ का नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शीयुकी। तो सबसे पहले क्या है, देखिए, फाह्यान चीनी यात्रियों का विवरण। चीनी यात्रियों का विवरण। दो चीनी यात्री, फाह्यान होयनसांग। अब देखिए, पूछा जाता है बहुत बार, पीसीएस वगैरह में पूछा गया है, ये किसके दरबार में आए थे दोनों। तो ये किसके दरबार में आए थे? ये आए थे हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के। और यह आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अब क्वेश्चन बन सकता है कि फाह्यान किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 375 से 415 ईस्वी। तब फाह्यान किसके दरबार में आए थे? क्वेश्चन बनता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, होयनसांग, हर्षवर्धन। होयनसांग की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम था? शीयुकी। अब फाह्यान क्या है? मध्य देश के विषय में। फाह्यान से हमको जानकारी मिलती है कि मध्य देश के लोग क्या थे, बहुत ही सुखी थे। होयनसांग कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में होयनसांग ने अध्ययन किया था और इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एक गुप्त वंशी शासक थे, अभी आगे जब हम पढ़ाएंगे, कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इन दोनों से उस समय की सामाजिक स्थितियों के विषय में विशेष रूप से हमको जानकारी मिलती है, होयनसांग से और फाह्यान से। ये दो यात्री हैं, इसके अलावा और कुछ विशेष पूछा नहीं जाएगा। जो सबसे ज्यादा अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, किसके दरबार में आए थे, किसके दरबार में आए थे, या होयनसांग की क्या रचना थी। फाह्यान किसके दरबार में आए थे, यह बहुत ही बार पूछा गया और विगत 2 वर्षों से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की जो बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा होती है, उसमें विगत 2 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है यह क्वेश्चन कि फाह्यान किसके दरबार में आए थे।
हुएनसांग किसके दरबार में आए थे, यह लगातार पूछा जा रहा है। ये तो हो गए चीनी यात्रियों के विवरण। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमको जानकारी मिलती है, वह है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्यों से हमको जानकारी मिलती है। तो मित्रों, 3 प्रकार से सिक्का, अभिलेख और स्मारक, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन है? सबसे पहले हम सिक्कों को देखेंगे, सिक्कों को सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद अभिलेखों से क्या हमको जानकारी मिलती है। तीसरी है स्मारक, उस समय की जो बिल्डिंगें थी, खास करके मंदिर। तो सिक्कों में हम देखते हैं कि गुप्त वंश में 3 प्रकार की सिक्काएं चलती थी। जान लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, नेट की परीक्षा में, टीजीटी, पीजीटी में पूछा गया है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण सिक्का। इसको क्या कहते थे? दिनार। इसको क्या कहते थे? दिनार। दूसरा चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के इसको क्या कहते थे? रूपक या रुपयक, या रुपयक कहते थे। तीसरा तांबे का सिक्का या ताम्र सिक्का, तांबे का सिक्का या ताम्र सिक्का, इसको क्या कहते थे? मासक, मासक। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और विगत परीक्षाओं में, पीसीएस में पूछा जा रहा है, टीजीटी, पीजीटी में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार। चांदी के सिक्के रूपक या रुपए, तांबे के सिक्के मासक। तो इन सिक्कों के द्वारा हमको कैसे जानकारी मिलती है? तो हम 2 प्रकार के सिक्कों को आपको बताएंगे प्रमुख रूप से। एक समुद्रगुप्त का अश्वमेध प्रकार का सिक्का था। कैसा सिक्का था? समुद्रगुप्त का अश्वमेध प्रकार का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद या इसको आप नोट कर लीजिए। तो समुद्रगुप्त का कौन सा सिक्का था? समुद्रगुप्त का अश्वमेध प्रकार का जो सिक्का था, उससे हमको उसके अश्वमेध यज्ञ के विषय में सूचना मिलती है और किसी साक्ष्य से हमको जानकारी नहीं मिलती। और दूसरा जो प्रमुख शिक्षा था, ऐतिहासिक दृष्टि से सिक्का था, वह था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का। कौन सा सिक्का? व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का, जिससे उसके पश्चिमी भारत के विजय के विषय में हमको जानकारी मिलती है। पश्चिमी भारत में शक विजय के विषय में जो हमको जानकारी मिलती है, उसके व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के से। इस दोनों को हम लिख दे रहे हैं और उसको आप नोट कर लीजिए। अश्वमेध प्रकार के सिक्के, अश्वमेध प्रकार के सिक्के। और दूसरा है व्याघ्र हनन, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के। अब इससे हमको क्या जानकारी मिली? किसका सिक्का है? समुद्रगुप्त का। किसका है? समुद्रगुप्त का। और व्याघ्र हनन प्रकार के जो सिक्के हैं, किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त द्वितीय का यह सिक्का है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का, जिससे हमको उसके पश्चिम भारत के विजय के विषय में जानकारी मिलती है। और अश्वमेध प्रकार के सिक्के से समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ करने के विषय में सूचनाएं मिलती। 2 ही ऐसे शासक थे, अभी आगे बताएंगे भी, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, जिसके विषय में जानकारी मिलती है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब इसके बाद ये तो हो गए सिक्के। अब इसके बाद हम अभिलेखों को देखते हैं। तो हम प्रमुख रूप से 4 अभिलेखों के विषय में बताएंगे। एक का आपने नाम सुना होगा, प्रयाग प्रशस्त। प्रयाग प्रशस्त जो अभिलेख है, इसके रचनाकार हरिसेन जी हैं। प्रयाग प्रशस्त, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। प्रयाग प्रशस्त यह समुद्रगुप्त का है, अभिलेख है। रचनाकार इसके हैं
समुद्रगुप्त हरिशेन, कौन है? हरिशेन जी, यह इनके दरबारी कवि भी थे। तो प्रयाग प्रशस्त समुद्रगुप्त की है और कौन है इसकी रचनाकार? हरिशेन जी। इससे हमको समुद्रगुप्त की दिग्विजय के विषय में, शासन व्यवस्था के विषय में कहां से हमको जानकारी मिली? प्रयाग प्रशस्त। अगर प्रयाग प्रशस्त हमको ना उपलब्ध होती तो आज हम समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी के लिए पूरी तरह से अधूरे रहते और हम सही से जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उदयगिरी अभिलेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख से हमको चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है, उसकी दिग्विजयों के विषय में, शासन व्यवस्था के विषय में, उस समय की तमाम ऐसी घटनाओं के विषय में जिससे कि हम अधूरे रह जाते। उदयगिरी जो अभिलेख हमको मिला चंद्रगुप्त द्वितीय का, उससे हमको जानकारी मिलती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद दो और ऐसे अभिलेख हैं जिससे कि हमको जानकारी मिले। कुमारगुप्त का अभिलेख मिला है हमको उत्तरी बंगाल से। कुमारगुप्त के उत्तरी बंगाल के जो अभिलेख से हमको गुप्तों के बंगाल की शासन व्यवस्था के विषय में हमको जानकारी मिलती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्कंदगुप्त का अभिलेख है, भीतरी अभिलेख। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख बहुत बार पूछा गया है। भीतरी अभिलेख किसका है? भीतरी अभिलेख तो यह स्कंदगुप्त के समय एक शासक हुए थे, स्कंदगुप्त। अब इससे हमको क्या जानकारी? देखिए, इससे दो क्वेश्चन बनता है। एक, भीतरी अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। भीतरी अभिलेख किस गुप्त शासक के समय में मिला? स्कंदगुप्त के। और इससे क्या जानकारी मिलती है? हूणों के आक्रमण के विषय में। किसके विषय में? हूणों के आक्रमण के विषय में। हूणों के आक्रमण के विषय में। हूणों के आक्रमण के विषय में हमको कहां से जानकारी मिली? यह हमको जो जानकारी मिली वह स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हमको हूणों के आक्रमण के विषय में जानकारी मिली। अगर हमको भीतरी स्तंभ लेख न मिलता तो शायद आज हम हूणों के आक्रमण के विषय में जानकारी न प्राप्त कर पाते और संदिग्ध अवस्था में से रहते और ना ही उसके विषय में हमको कोई जानकारी मिल पाती। और हूणों का जो आक्रमण हुआ था उसके विषय में जानकारी का जो हमको साक्ष्य मिला स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। ये तो हो गए अभिलेख और सिक्के। अब इसके बाद है स्मारक। स्मारकों में देखिए प्रमुख रूप से हम जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर और एक बहुत ही प्रसिद्ध था देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर। तो इससे क्या है हमको उस समय की कैसी मंदिर की व्यवस्था थी, किस प्रकार से मंदिर बनाए जाते थे, कैसे स्थापत्य थी, किस प्रकार के स्मारक थी, कैसे उसमें किसका प्रयोग किया जाता था, किस ईंट का प्रयोग किया जाता था, किस चूने का प्रयोग किया जाता, इन सब के विषय में जानकारी का जो स्रोत है हमको इन्हीं स्मारकों से, इन्हीं मंदिरों के माध्यम से जानकारी हमको मिलती है कि गुप्त वंश के विषय में कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसे उनके स्मारक थे, किस किस चीजों का प्रयोग होता था, किन शैलियों का प्रयोग होता था, ये सब जानकारी हमको मिलती है। और ये पूछा भी जाता है किस काल की यह मंदिर है, तो तिगवा का विष्णु मंदिर
भुमरा का शिव मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशाव मंदिर, और ये सब के विषय में क्या है आप इसको लिख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जहां पुरातत्व संबंधी आप देखिए, इसको अगर आप लिख लिए हो तो 2 मिनट और लेंगे वीडियो को समाप्त करने से पहले, कुछ एक बार इसका हम दोबारा रिवीजन कर दें। तो देखिए, हमने गुप्त वंश के इतिहास को जानने के लिए 3 साधनों से हम उसके इतिहास को जाने। पहला हमने बताया साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्यों में जैसे पुराणों के विषय में ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, समकालीन ग्रंथों में वात्स्यायन का कामसूत्र, शुद्रा की मृच्छकटिका, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और कालिदास की रचनाएं। जैसे रचनाओं में प्रथम भाग में हमने पूरा विस्तार से बता दिया था, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, यानी रघुवंश, कुमार संभव, उनकी रचनाओं के विषय में हमने विशद प्रथम भाग में अध्ययन करवा दिया था। अब इसको हम एक बार फिर रिवीजन फिर दोबारा हम देखते हैं। सिक्कों में हमने आपको बताया कि 3 प्रकार के सिक्के मिलते थे, पूछा भी जाता है, और एक वीडियो हम सिक्कों का भी बनाएंगे। उस समय का स्वर्ण सिक्का क्या था, दिनार था, रजत या चांदी का सिक्का, रुपया क्या रूपक था। उसके बाद तांबे का जो सिक्का था वह मासक था, तांबे या ताम्र का सिक्का। इसमें जैसे 2 सिक्कों के विषय में बताया, एक अश्वमेध प्रकार सिक्का जो समुद्रगुप्त का, जिससे हमको समुद्र के विषय में जानकारी मिली, और दूसरा व्याघ्रहण प्रकार का सिक्का जिससे हमको पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय के विषय में सूचना मिली। तीसरी चीज, उसके बाद अगला जो पॉइंट था वह था अभिलेख। अभिलेखों में हमने बताया जैसे उदयगिरी का चंद्रगुप्त का अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, और स्मारकों में हमने बताया तिगवा का लक्ष्मण मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नचना और बरी मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब दशावतार मंदिर से हमको एक चीज याद आई, हम आपको एक वीडियो बनाएंगे 10 अवतारों के लिए। 10 अवतारों के लिए बहुत जल्दी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें अगर आप इसका प्रथम भाग न देखे हो तो उसको देख लीजिए, और यह गुप्त इतिहास आपके जानने के साधन को समाप्त करते हैं। इसके बाद दूसरे वीडियो में और आप इसको देखिए, और इसमें जो कुछ आपको लगे कि हम सुधार कर सकते हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमको सुझाव दे सकते हैं। हो सकता है कि ऐसी कुछ चीज़ रही हो जिसकी सुधार की आवश्यकता है, तो हम आपके सुझाव को अपनी सर आंखों पर रखेंगे और उसको पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो ऐसा प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।